Hello, my dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हमने आपको बोला था कि मॉर्निंग का बैच कंटिन्यू चलना है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास जब तक वो मॉर्निंग वाला कंटिन्यू वाला ख़त्म नहीं होगा तब तक इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसलिए बीच में थोड़ा रुक रुक के क्लास ले रहे हैं, आपके ऊपर भी बहुत लोड ना हो जाए। तो आज लेक्चर नंबर 17 है। इसके जस्ट बिफोर मैंने लेक्चर नंबर 16 में आपको बताया था विद्युत वाहक बल EMF, फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें बताया था कि ये बल नहीं है, यह ऊर्जा है। जो कोई भी सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर किसी भी सेल के द्वारा उस सेल से जुड़े हुए संपूर्ण परिपथ में, होल इलेक्ट्रिक सर्किट में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में टोटल कार्य जो करता है या टोटल ऊर्जा जो खर्च करता है वही उसका कहलाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये बता दिया था मैंने, इसका फार्मूला भी बता दिया था, इसके से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म पर चर्चा किया था। और वो छोटा छोटा टर्म आपका था इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, फिर बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर, और उसका बाद बताया था विभव पतन, लॉस्ट वोल्ट। ये 3 टर्म पर मैंने फोकस किया था पिछले क्लास में, जिसको मैं याद कराते हुए आगे बढ़ूंगा। और तब मैं ये सीखूंगा 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल को सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल EMF कितना होगा, और वो सब सेल उस सर्किट में कितना करंट भेजेगा उसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि वह सेल जो है अलग अलग EMF का होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, और उसको जब सीरीज में जोड़ेंगे तब इफेक्टिव EMF क्या होगा, प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना होगा, और वह सेल सर्किट करंट कितना भेजेगा। ये सारी बातें आज सीखेंगे, जो हमारे लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। हमेशा प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं पिछले दिन भी बोला था और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पिछले दिन के काम को, अधूरे काम को आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। यदि आप पिछले दिन क्लास को किए हैं तो आज ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं किए हैं थोड़ा गंभीर रहिएगा। मैं पिछले क्लास को रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना % सीखने के लिए तैयार हैं। रेडी? एकदम तैयार हैं आप लोग? सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं? चलिए एकदम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोश में। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। मतलब मैंने आपको सिखाया था सेल में 2 टर्मिनल होता है, 2 मेटल प्लेट होता है। उस मेटल प्लेट को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है और दोनों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखता है। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेल के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है वह इलेक्ट्रोलाइट, मतलब H2SO4 जिसमें होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है लिक्विड, वह लिक्विड वहाँ पर चार्ज फ्लो का अपोज करता है। उसी नेचर को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट?
सेल कोई भी सेल दुनिया में हो, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस उसका होता है, लेकिन हम लोग कहीं कहीं बहुत कम होता है तो उसको नेग्लिजिबल मान के जीरो भी मान लेते हैं, लेकिन 100% सच है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कोई सेल हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस वहाँ होता है। दूसरा बात इसमें होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर इसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करेंगे। सर्किट में आपको दिखाते हैं ये कहाँ और कैसे होगा। अब सर्किट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपका एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस आर है, यही हुआ बाई आर पर, और इसको हम लोग इस तरह से जोड़ेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी सेल का में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो वो बातें मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, इसको याद रखिएगा। मैं बार बार सेंटेंस नहीं लिखूंगा, सेंटेंस लिखने से लंबा हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिखेंगे, समझ जाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कैपिटल आर लिखेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब तार का जो प्रतिरोध है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर में जो प्रतिरोध है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आपको मैंने सिखाया था ये इंटरनल रेजिस्टेंस का जो बेसिक फार्मूला आपको सिखाया था मैंने, किन बातों पर इसको सोचेंगे हम लोग। तो आपको मैंने कहा था यदि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को आप डी मान लो, इस प्लेट का एरिया जो यहाँ पर लिक्विड के अंदर में है, उस प्लेट के एरिया को हम लोग ए मान लें, डिस्टेंस डी मान लें, तो कहा गया था इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो है वह के इंटू डी बाय ए होता है, जिसको मैंने आपको पिछले दिन पूरा वर्णन करके आपको सिखाया था। इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के इंटू डी बाय ए। अब देखिएगा डी हो गया दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ए हो गया वह एरिया, प्लेट का वह एरिया जो लिक्विड के अंदर में है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में है, और के हो गया उस इलेक्ट्रोलाइट का कांस्टेंट वैल्यू। जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबके लिए के का वैल्यू अलग अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट अलग अलग होता है, वह इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है के का मान। लेकिन किसी भी सेल के में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए के का मान कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट बोलते हैं। ये था आपका पहला बात। अब दूसरा बात इसमें सीखना है कि सर इस बिंदु का नाम यदि मैं P मान लूं और इसको मैं Q मान लूं, तो P और Q बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मैं V से मान लूं, कैपिटल V से मान लेता हूं, ये कैपिटल V को मैं कहता हूं। तीसरा बात यहाँ पर मैं बोलूँगा जिसको यूज करेंगे बार बार, तो तीसरा बात आपका होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर को आपने यहाँ पर कहोगे V है, और इस V का मान यदि कोई पूछे तो ये सेल इसमें करंट भेजेगा, यदि I करंट भेजता है या सेल इसमें, तो इसमें भी करंट I जाएगा। तो भाई मेरे ओम्स लॉ डायरेक्ट कहता है V इक्वल टू आप सोचोगे I इंटू कैपिटल R। ये चलिए बात काम खत्म हो गया। अब आप देखोगे चौथा बात आपके सामने क्या है
वो था आपका विभव पतन। विभव पतन आपको सिखाया गया था, इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉस्ट वोल्ट। लॉस्ट वोल्ट ये क्या है सर? सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, उस फ्लो होने में जो एनर्जी खर्च होता है, वह खर्च एनर्जी मीनिंगलेस होता है। वह उसका उपयोग हम लोगों के लाइफ में कोई महत्व नहीं रखता है, वह बर्बाद हो जाता है, वह मीनिंगलेस होता है। इसीलिए उसका नाम रखा गया है विभव लॉस्ट वोल्ट। और वो होता है आपका, उसको यदि मैं यहाँ पर डिनोट कर दूँ, कोई सिंबल नहीं, ऐसे रहने दीजिए, तो आई हो गया और आर हो गया। ओम्स लॉ कहता है यूनिट चार्ज है ना, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क होगा, जो खर्च एनर्जी होगा, वह उसके विभवांतर के बराबर होगा। तो टर्मिनल के बाहर में, मान लो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, टर्मिनल के बाहर में वायर में जो एनर्जी खर्च हो रहा है, वह खर्च एनर्जी या तो लाइट में बदलता है, या हीट में बदलता है, या और कोई भी मशीन वर्क करता है, उस एनर्जी का उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन सेल के अंदर में जो एनर्जी खर्च होता है वह मीनिंगलेस है, हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, इसलिए उसका नाम है विभव पतन, लॉस्ट वोल्ट, और उसका सिंबल वैल्यू हुआ आई इंटू आर। लॉस्ट वोल्ट यदि पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे आई इंटू स्मॉल आर, नॉट कैपिटल आर। चलिए, इतना बात आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भी के बारे में आपको मैंने बताया था, पिछले क्लास में यह भी बताया था। भी इक्वल टू था आपका वर्क, एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वर्क बाय चार्ज, एक्सटर्नल वर्क बाय चार्ज ये था। और भी बराबर आई आर, ये आई आर जो हुआ ये था आपका यहाँ पर इंटरनल वर्क, इंटरनल वर्क बाय चार्ज, ये तुम्हारा हुआ लॉस्ट वोल्ट, और इसका वैल्यू हुआ आई इंटू आर के बराबर। दो तरह में बातें करेंगे इसको हम लोग, दोनों बात याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में दोनों का यूज होता है। विभव पतन कितना होगा, मतलब सेल के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्यूब कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा, इंटरनल वर्क बाय चार्ज हो जाएगा। ये हुआ विभव पतन लॉस्ट वोल्ट के बराबर। अब उसी को हम लोग ओम्स लॉ से लिखना चाहें, तो ओम्स लॉ कहता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो कौन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल की इंटरनल? तो आप कहोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सेल के अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सबसे शुरू में लिख दिए थे। इसलिए आप लोग यदि पुराना क्लास, पिछला क्लास नहीं किए हो तो भी आपको समझने में आएगा, ये मेरा अपना दावा है। कोई भी फालतू फालतू चैट नहीं करेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे, ईमानदारी से क्लास करिएगा। बड़ी मेहनत लगता है, आपके बीच आके 2 मिनट बोलता हूँ, 10 मिनट बोलता हूँ, आधा घंटा बोलता हूँ, तो आपको लगता होगा ना कि हम लोगों ने पैसा दिया है, सर को खरीद लिया है। ठीक है, वाजिब बात है, हम आप लोग के लिए मजदूर हैं, आपसे मैं मजदूरी लेता हूँ तो काम कर रहा हूँ। लेकिन गुरुजी और स्टूडेंट का एक रिश्ता दुनिया में सबसे अलग हटके है, इस बात को समझने का आप लोग कोशिश करें। आप ट्यूशन फी देते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ जरूर, लेकिन यहाँ जो एक रिश्ता है, ये रिश्ता सर्वोपरि है, इससे बड़ा रिश्ता इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। आपको माँ बाप को आपको आपसे स्वार्थ हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट से गुरुजी को कोई स्वार्थ नहीं है। स्टूडेंट जितना अच्छा करेगा, गुरुजी उतना अच्छा मजा लगेगा उसको। इसलिए मेहनत करता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ, शरीर का खून जलता है, और आप यदि मजाक उड़ाओगे तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुमको। ये मैं बात बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वो आपको बैठ के कहीं ना कहीं एक बिंदु से देख रहा है। आपको लगता होगा कि मुझे कोई नहीं देखा, मैंने कुछ गलत कर लिया, लेकिन एक आदि शक्ति है जो आपको सुबह से शाम तक 24 घंटा आपको देख रहा है। रिजल्ट मिलता है और मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी को ठगने का प्रयास मत करो। एक शक्ति है, उसको आप कोई नहीं ठग सकते हो। इसलिए ऑनेस्टली, ईमानदारी से
क्लास कर सकते हो तो करो, नहीं तो बाहर निकल जाओ, हमें ऊर्जा के साथ पढ़ाने दो। राइट? तैयार है सुनने के लिए? बर्दाश्त कर सकते हैं तो सुनिएगा, नहीं तो एकदम मोबाइल ऑफ करके सो जाओ। जो बच्चा मेरा इच्छुक है वो पढ़ रहा है, मन लगा के पढ़ने दो। यदि बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छा लगा 1 मिनट में जल्दी लाइक कीजिए, खराब लगा तो लाइक नहीं कीजिएगा। मेरा जो स्टेटमेंट था लाइक है, आप लोगों को लाइक कीजिए जल्दी से। आइए टू द पॉइंट बात करता हूं मैं। क्या इसमें जितने बातों को आपको सुनाया गया, क्या आपको लग रहा है कि आपने सीख लिया? यस करके बताइए, इतना सा ताजा बात आपको हो गया। ये हुआ परिपथ के बाहर में जो कार्य करता है, एक कूलम चार्ज को लाने में जो कार्य होता है तो विभवांतर कहलाता है। भाई मेरे, बड़ी बात थोड़े है। सेल के अंदर में जो हुआ एनर्जी बर्बाद हो जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा लॉस्ट वोल्ट, विभव पतन। वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो बर्बाद कर देता है, वो लॉस हो जाता है ऊर्जा का। तो चलिए, इतनी बात को आप लोगों ने समझा। अब उसके बाद हम लोग को देखना था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही बताया था लास्ट में। तो माय डियर बच्चों, आप ध्यान देना गौर से। मैं आगे बढ़ूं, पेज बदलूं? यस, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। आइए एकदम सीखिए गौर से। मैंने बोला वो टॉपिक आपके सामने चल रहा है जो हमेशा जिंदगी भर काम देगा। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक काम देगा। ऐसा नहीं सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने में नहीं, आप रेलवे का फॉर्म भरोगे तो जितने भी बच्चे रेलवे का एग्जाम देता है उसको ये टॉपिक सुना देना जाके। ये सारी वीडियो देखिए तो आप लोग कैसा लगा, कहेगा यार बहुत हम लोग के लिए बहुत काम का चीज़ है इसमें। तो उन लोगों को भी सुनना चाहिए, और सुन भी रहा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप ही 12th के स्टूडेंट हो। बहुत सारे मेरे पुराने बच्चे हैं जो वो भी क्लास कर लेता है और भी सीख रहा है। उनको बोलता है फ़ोन करके कि सर आज हमने बहुत चीज़ सीखा, पिछले बार रेलवे का एग्जाम दिया था, इससे चर्चर क्वेश्चन आ गया था, बोल दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपना फ्यूचर के लिए कंटिन्यू जुड़े रहो। आइए आगे बढ़ते हैं टू द पॉइंट। अब हमारे पास टॉपिक था विद्युत वाहक बल। समझिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट ट्रैक चेंज होगा। विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। फुल फॉर्म इसका होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब ये क्या था? अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इसमें क्या था? संपूर्ण परिपथ में, होल सर्किट में, सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क होता है, जितना एनर्जी खर्च होता है, वही है विद्युत वाहक बल ईएमएफ। राइट? क्लियर? यस। तो उसका मान क्या होना चाहिए? अभी मैंने अलग अलग सोचा था, बाहर में परिपथ में कितना वर्क होगा, कितना एनर्जी खर्च होगा, सेल के अंदर में कितना खर्च होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। तो मैं आराम से कहूंगा, ईएमएफ को डिनोट करूंगा मैं कैपिटल ई से। कैपिटल ई बराबर आपका हो जाएगा V प्लस I इंटू स्मॉल r। ये जो भी हुआ, 1 कूलम चार्ज को पूरे परिपथ में नहीं, बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में जो खर्च ऊर्जा होगा वो हुआ V। और ये I इंटू स्मॉल r जो हुआ, सेल के अंदर में जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को फ्लो कराने में जो ऊर्जा खर्च होगा वो हुआ I इंटू r। टोटल को जोड़ दिए, यही हो गया विद्युत वाहक बल। क्लियर हो गया? माइंड में सेट हुआ? आपको याद रहा? वेरी गुड। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब यहां से देखेंगे, आपको कोई पूछेगा ईएमएफ का डायमेंशन, यदि आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नहीं समझना है, ऊर्जा समझना है। और ऊर्जा भी नहीं, यहाँ पर विभवांतर या विभव जो का जो मात्रक होता है, डायमेंशन होता है, वही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, तो किसका भी डिफिनेशन हुआ वर्क बाय चार्ज। वर्क बाय चार्ज है, वर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन बाय चार्ज का डायमेंशन। माय डियर बच्चों,
डायमेंशन फॉर्मूला आपका हो गया ML2T-2 बाय चार्ज हो गया IT और AT। तो फाइनली ML2T-3 I-1 is the dimension of PD, similar as dimension of EMF. SI unit of EMF आपका जवाब होगा जूल पर कूलम, तो हम लोग कहेंगे वोल्ट। चलिए, इतना बात बेसिक बात हो गया, कहानी खत्म हो गया, सब चीज क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ नहीं, अब कुछ छोटी मोटी बातें तोड़ जोड़ करेंगे, स्पेशल बातों पर चर्चा करेंगे, स्पेशल केस। आइए गौर से सीखिए और समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। अब इसमें समझना है, जब आप बाजार जाते हो और बाजार से बैटरी खरीद के लाते हो, सेल खरीद के लाते हो, तो उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। वो जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है वही है सेल का EMF। अब यदि उस सेल को मैं सर्किट में जोड़ता हूं तो सर्किट में टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यदि यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ध्यान दोगे गौर से। नंबर 1 में मिक्स करके हिंदी इंग्लिश लिखेंगे, उसे कोई मतलब नहीं, टॉपिक को समझिएगा। यदि सेल का EMF E तथा इंटरनल रेजिस्टेंस R हो तो, सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो तो, ध्यान देना गौर से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V बराबर व्हाट। तो माय डियर बहुत सिंपल बात है सर, E बराबर आपने देखा V प्लस I इंटू स्मॉल r देखा, तो यहाँ से आप कह दीजिएगा V बराबर E माइनस I इंटू R कह दीजिएगा। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार आपको समझना होगा। विभवांतर V बराबर हम लोग पढ़ते हैं I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं मालूम है कि आपने जो बल्ब जोड़ा, तार जोड़ा, उसका रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन आप जो सेल खरीद के लाए हो घर बाजार से, सेल का EMF मालूम है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें मालूम है, दोनों ही उसमें लिखा रहता है। अब हम सर्किट में जोड़ेंगे, अब वो सर्किट में करंट कितना दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे इस कंसेप्ट से। दूसरी बातें यहाँ पर आपको देखना है कि सर यदि परिपथ का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R और सेल का EMF E तथा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मालूम हो तो परिपथ में करंट का मान क्या होगा। आप बाजार गए, बाजार से आप सेल खरीद लिए, सेल का EMF मालूम है, विद्युत वाहक बल मालूम है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है। आप आए, घर में तार जोड़ दिए, तार का वायर का रेजिस्टेंस आपको मालूम है, तब वह सेल उस करंट देगा, तो कितना करंट देगा,
वो सेल उस सर्किट में करंट देगा, तो कितना करंट देगा आप इसको निकाल सकते हैं। आइए गौर से आप उसको समझेंगे, विचार करेंगे। वो कितना होगा? बहुत सुंदर बात है, बहुत इजी बात है, हम लोग आसानी से उसका जवाब देने वाले हैं। आइए गौर से देखिएगा। आपने देखा था V इक्वल टू ओम्स लॉ से एक्सटर्नल आर कंफर्म, और E इक्वल टू आपने देखा था V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, देखा था आपने, कंफर्म? यस सर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ E इक्वल टू V के बदले आई इंटू कैपिटल आर, आई इंटू स्मॉल आर लिख सकता हूँ। यहाँ से E इक्वल टू आई कॉमन हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो माय डियर बच्चों, आपको यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा आई इक्वल टू आप गौर करके देखिए, यहाँ जो आपको फार्मूला मिल रहा है, ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाया। अब सोचो, सर्किट को आपने बनाया था मैंने, वही सर्किट बार बार बनाना जरूरत नहीं है, एक बार सर्किट बना के आपको दिखाए हैं, आपको उसको फॉलो करिएगा। ये सर्किट आपके सामने दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, और इस सेल का ईएमएफ ई है। इस सेल का ईएमएफ कितना है? ई है। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? आइए उस करंट के लिए आपको फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा है। अब उसको लैंग्वेज में लेना चाहेंगे, क्या हो सकता है? आई हुआ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आपका जब होगा यहाँ पर ई हो गया ईएमएफ, एक तो सेल है या दो तो 10 तो जो भी है, सभी सेल का टोटल ईएमएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टोटल ईएमएफ बाय आर प्लस आर। परिपथ में दो गो रेजिस्टेंस है, बाहर में और अंदर में, और दोनों सीरीज में है। पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होता है। यदि सेम करंट फ्लो होगा तो सीरीज में मानेंगे, और आर प्लस आर है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं कहूँगा टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। ये बातें हम लोगों को रट जाना है, दिमाग में सेट कर लेना है। हिंदी में क्या लिखोगे प्यारे प्यारे बच्चों? हिंदी वाला रोना नहीं, मैं आपको टॉफी दे रहा हूँ, टॉफी खा के चुप हो जाना। आइए आपके लिए टॉफी लेके आया मैंने। क्या है टॉफी गुरुजी? तो कहोगे सेल द्वारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, एकदम प्यार से, आई बराबर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा, बड़का लाइन दे दीजिए आप लोग और लिखिए कुल विद्युत वाहक बल बटे संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। आइए, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिला है। इस लाइन को यूज करेंगे अभी लगातार हम लोग। बहुत सारी बातें अभी सुनना है आपको, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ आप जुड़े रहिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा। डिस्कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, और जब डिस्कनेक्ट होंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? आप लाए बाजार से सेल खरीद के, तार और बल्ब सब खरीद के लाए और सर्किट को कंप्लीट कर दिए, और तब मैं आपको बिना अमीटर यूज किए, अमीटर से तो धारा मापिए लेंगे, लेकिन अमीटर यूज करना है, गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करना है, तब
बिना यूज किए हमको धारा बताना कितना होगा, तो आपको कहना होगा कि पूरे परिपथ में टोटल ईएमएफ कितना है वो खोजिए, एक बात। दूसरी बातें आप ये खोजिए कि उस पूरे परिपथ में रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो खोजिए, और वो दोनों खोज कर टोटल ईएमएफ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भाग कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, करंट का मान निकल जाएगा। क्या ये दिमाग में सेट हुआ? यस सर, सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ये हमारा मेन बातें आपका कंप्लीट हुआ। अब ये फार्मूला भी याद रखिए। कोई एक सेल है हमारे पास और उस सेल को मैंने परिपथ से जोड़ दिया, तो मेन करंट कितना होगा? मेन करंट आई बराबर इतना निकल जाएगा। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। अब जरा सा आपको यहाँ पर छोटा छोटा बात देखना होगा कि सर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। यदि सेल को मैं बाजार से खरीद के लाया और उसमें परिपथ से मैं जोड़ना चाहता हूं और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लूं, होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं कह देगा क्वेश्चन में आपको कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना होगा बताइए। तो भाई आपको एक क्षण भी देरी नहीं करना है। जैसे आपको ये सुनाई पड़े कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, इसका मतलब सेल के अंदर में ऊर्जा का लॉस होगा ही नहीं, जो भी होना है सब बाहर में होगा। तो बाहर में जो होता है वो विभवांतर होता है, तो सेल का ईएमएफ विभवांतर के बराबर होगा। मतलब दो स्थिति में सेल का विभवांतर टर्मिनल के बीच विभवांतर का जो मान होगा सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। वो दो स्थिति आपके सामने होगा। कब? आइए उसको देखिएगा। सर आपने अभी देख लिया है ईएमएफ बराबर, इसको तुरंत याद कर लीजिए। इसको आपने देखा, ई बराबर V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, देखा है आपने? चलिए, तो सुंदर बात। अब आपसे पूछा जाए, नंबर 1 में मैं आपको कहूं, यदि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R 0 हो, मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है, तब बहुत सिंपल बात है, तब ऐसे स्थिति में ई बराबर आपका V हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल के बीच विभवांतर का मान जो वह सेल के ईएमएफ ऑफ सेल होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम बच्चों को इसको याद रखना है कि ये बातें होगा। दूसरा बात आपके सामने और होने का चांस है, यदि परिपथ खुला हो, मतलब इफ सर्किट इज ओपन, तो ऐसे बात हुआ सर्किट ओपन होने का मतलब, तो सर्किट जब ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। इन दिस केस करंट I इक्वल टू 0, करंट ही फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तब आप आराम से कहोगे E बराबर V प्लस 0, यहाँ पर भी कहोगे टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। देखो भाई, ये छोटा छोटा वर्ड हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आप लोग चिल्लाइए रोइएगा नहीं, थोड़ा भी माथा पे जोर दीजिए। हमको विश्वास है कि आप लोग जो सुन रहे हो इस बात को समझ रहे हो, तभी सुन रहे हो। अब छोटा छोटा बात कई बार बोल चुके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नए ललन कुमार लिख दो, कुछ नलवा का कमी नहीं है दुनिया में, लिखिए दो। टर्मिनल के बीच का विभवांतर होगा सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ये बात बोला गया कब? केस यहाँ पर दिख रहा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो तब। दूसरा बात है कि परिपथ खुला हो। परिपथ खुला होने का मतलब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो उस समय आई का मान आप क्या सोचोगे, 0। जैसे 0 सोचोगे ये बराबर भी हो जाएगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ए सेल। जितने वोल्ट का बैटरी आप खरीद के लाए हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही वोल्ट का होगा। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं, संतुष्ट है? चलिए एक बार एक नज़र पूरा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए जल्दी से, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट मन में? चलिए एक पॉइंट ये हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्लियर। जब परिपथ खुला हो तब कितना होगा। अब तीसरा पॉइंट इसी में है, आइए हम लोग सीखते हैं गौर से। तीसरा पॉइंट इसमें आपको ला रहा हूं मैं, गौर से देखिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें कहता है यदि सेल का डिस्चार्जिंग हो, सेल डिस्चार्ज होता हो, अर्थात हम लोग ऐसे समझेंगे, समझिएगा ठेठ भाषा में, अर्थात परिपथ में, सर्किट में करंट भेजता हो, एकदम ठेठ भाषा में, तो करंट भेजेगा तो वह डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा उस समय क्या होगा, यहाँ पर डिस्चार्ज होने का मतलब हुआ वह करंट सर्किट को दे रहा है, वो ले नहीं रहा है, वो दे रहा है। तो डिस्चार्ज के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर, पूछेंगे आपको तो बिना टेंशन का कहोगे E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो फॉर्मूला में दिखिए रहा था, यदि बैटरी सर्किट में करंट भेज रहा है मतलब सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट के लिए, बंद परिपथ के लिए मतलब धारा प्रवाहित तो हो रहा है, तो वैसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल के बीच का विभवांतर भी बराबर कहेंगे E माइनस आई आर। नंबर 4, अब देखेंगे यदि सेल चार्जिंग के स्थिति में हो, चार्जिंग के स्थिति का मतलब समझते हैं आप लोग, उसको चार्ज दिया जाता है। जैसे बैटरी कहता है डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करो,
बोलते हैं ना, डिस्चार्ज मतलब बैटरी में तार जोड़ के यूज किए तो डिस्चार्ज हो रहा है, और जब करंट दे के उसको चार्ज किया जाता है तो चार्जिंग के केस में हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी का मान ई प्लस आई इंटू आर होगा। इसको थोड़ा विचार करना होगा, प्यार से समझना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया क्लियर? चलिए आइए, अब इतना बात समझना है यहाँ पर गौर से कि सर डिस्चार्ज जब हो रहा था उसमें जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो रहा था वह लॉस वह तो चार्जिंग के केस में जो अपोज करता है उस समय जो एनर्जी खर्च हुआ वह सेल के अंदर जमा हो गया और वह टोटल वृद्धि करता है, प्लस करता है, बढ़ा देता है। तो कितना बढ़ा देगा? ईएमएफ में आई प्लस आई इंटू आर जो है वृद्धि कर देगा और वो उसको मिलकर टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। उसको हम लोग को याद रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है। तो चलिए ये सब बातें आपका हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने बार बार आते रहेगा। 4 को पॉइंट आपको बताया, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है चारों में से कोई एक बात नहीं आया हो। कोई एक पॉइंट पर क्वेश्चन प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसको याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट बात है। मैंने लिखा था 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है, और भांडी ग्राफ जनरेटर जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुबह वो भी है। उसका हाफ पोर्शन अभी हुआ है, हाफ पोर्शन उसका बाकी है जो हम लोग अगले सुबह में उसको देखेंगे। कुछ बच्चों ने आज नहीं देखा होगा तो अभी वीडियो देख लीजिएगा उसका आधा पोर्शन, और साथ जाकर पढ़ लीजिएगा। गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से पकड़ा जाएगा। और अभी जो पढ़ रहे हो कम से कम 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे नंबर जोड़ जोड़ के पढ़िए, आराम से तैयारी हो जाएगा। कमाइए खूब, बचाइए नहीं कीजिए कुछ न, खूब कमा लिए, दिन भर में 200 का कमाए, शाम में 200 का दारू पी लिए, कहानी खत्म। और कोई 21 का कमाया, 50 टका का सब्जी ला, 50 टका बचा लिया, ज्यादा बचा तो उसका न हुआ। लोग बहुत होशियार हैं लेकिन क्या कीजिएगा, सुनता नहीं। कभी कभी आपका मन जो है मानवे नहीं करता है, कितनों समझाते हैं मने नहीं समझता है, लेकिन समझेगा। कोशिश कीजिए, जब रस्सी पत्थर पर दाग लगा सकता है तो आपका तो दिमाग है कुछ भी कर सकता है। आप लोग का भी मॉडर्न युग का दिमाग जो होता है ना एकदम टनाटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास था पॉइंट, गुरुजी ध्यान दीजिएगा, एक सेल जितना था एक सेल से रिलेटेड सब बातें आपके सामने रख दिया मैंने। अब आपके सामने 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 सेल लाएंगे और उसको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। अच्छा एक बात हम बात पर चर्चा कर दिया सर, सेल का जो सिंबल होता है दो सर तो बच्चा क्लास से जानबे करते हैं, इस तरह का बड़ा और छोटा लाइन देते हैं, एक को प्लस एक को माइनस को देते हैं, इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा। ये सिंबल ऑफ सेल हुआ, आप लोग समझते हैं, इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब बात बोलने का मतलब हम आपको बुड़बक बना रहे हैं। चलिए ये सब छोटा छोटा बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके बीच आ रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझना है, गौर से समझना है, ईमानदारी से समझना है, आस्था और विश्वास को रखते हुए सुनना है, ठीक है ना। तो मैं घड़ी को भी देख रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं 10 मिनट अभी काम कर सकता हूँ। और आइए गौर से सुनिएगा, सीखिएगा। अब मैं आपके बीच पॉइंट लेके आ रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
अब यहाँ पर सेल में दो बातें होगा, आइडेंटिकल सेल, अच्छा खाली आइडेंटिकल कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा उसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, और फिर इसके बाद बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल। दोनों में काफ़ी अंतर है, सोच में काफ़ी अंतर है, कैलकुलेशन में काफ़ी अंतर है। एकदम मैच्योर के रूप में, मैच्योर स्टूडेंट के रूप में आप क्लास कीजिए, अभी मजा आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स, एक समान सेल है आपका, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं बताना चाहता हूँ, ये सब बच्चे क्लास में पढ़े थे, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे। एक सेल का पॉजिटिव, दूसरा का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से, तीसरा का पॉजिटिव चौथे के निगेटिव से क्रमानुसार जुड़ा रहता है, और अंतिम सिरों के बीच एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ये आर हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए बी है। अब ये सेल इस सर्किट में, प्रत्येक सेल का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल यहाँ पर है एन सेल्स, एन सेल्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है सीरीज में। तब आपको मैं पूछूंगा इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इस करंट का वैल्यू बताइए। तो माय डियर बच्चों, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था मेन कंसेप्ट, सेल को सर्किट में जोड़ते हैं और सेल कितना करंट भेजेगा सर्किट में। तो आपके पास एक कंसेप्ट छोटा सा है कि उस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये दो ही चीज खोजना है। और टोटल ईएमएफ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, सर्किट का मेन करंट का वैल्यू निकल जाएगा, आई का मान निकल जाएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे पूछ पूछ के लिखते जाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब देना है। यहां से मैं पूछूं आपसे टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन तक, सबको जोड़ना है कहाँ तक, एन तक, तो जवाब हो जाएगा एल इंटू ई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जुड़ा रहेगा सेल, तो आपने देखा था अंतिम सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मान सभी के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। उसी कंसेप्ट को हम फॉलो कर लें यहाँ पर, और उसी के आधार पर बोल दें, सबको जोड़ देंगे, एल इंटू ई हो जाएगा टोटल ईएमएफ। एक बात मैंने खोज लिया, चलिए अब इसमें दूसरा बात हम खोजते हैं। दूसरा बात क्या खोजोगे आप लोग, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आप लोग। सेल के अंदर में जो रेजिस्टेंस है, ये सभी सेल सेम करंट भेजेगा सर्किट में, सबसे मिलकर सेम करंट भेजेगा और वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। आई करंट पूरे सर्किट में फ्लो करता है, तो यहाँ पर इस सारे इंटरनल रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होगा। तो मैं कह सकता हूं सभी
इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का सिंबल दे देंगे हम लोग, स्मॉल आर लिख के ऐसे लिख देते हैं। और आपको सबको पता है सर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहाँ तक, एन तक आप कर दोगे तो आपका जवाब हो जाएगा गुरुजी आर एस इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर। इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं होगा आपको बोलने में, लिखने में, सोचने में। टोटल ईएमएफ एन इंटू ई आपका हो चुका है। इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका होगा एन इंटू आर। अब आपको थोड़ा सा और 2 मिनट समय लेंगे। एक्सटर्नल वायर में भी फ्लो हो रहा है, तो एक्सटर्नल वायर में यदि सेम करंट फ्लो होता है तो माय डियर बच्चों यहाँ पर पूरा वायर जो है सीरीज में होगा। तब आप कहोगे यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, संपूर्ण परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको हम लोग लिखेंगे संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। माय डियर बच्चों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस एन इंटू आर, क्योंकि ये भी उस सब के साथ सीरीज में है। वो सबका हुआ एन इंटू आर, उसके साथ ये भी सीरीज में है, तो एन आर प्लस एन आर हो गया। अब जरा सा और 2 मिनट आपका समय ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा धैर्य से आप 2 मिनट समय देने के लिए तैयार रहिए। अब आपके बीच यहाँ पर चर्चा होगा मेन करंट in the circuit, main current in the circuit परिपथ का मुख्य धारा। तो माय डियर बच्चों I बराबर टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। कुल विद्युत वाहक बल बटे संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। सीरियस सुन रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से माय डियर बच्चों आप कहोगे एन इंटू ई बार कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हुआ। अब इसमें 3 चीज है, तीनों चीज को आप जानते हैं। जो सेल आप लिए हो सबका ईएमएफ मालूम है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मालूम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, और आपने कितने सेल को जोड़ा है, 5, 10, 20, 25, 50 कुछ भी तो होगा। वो वैल्यू पुट करके आप करंट का मान यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए हार्मफुल होगा या यूजफुल होगा, लाभदायक होगा या हानिकारक होगा,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का। यहीं पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है और गहराई से सुनना है। यहीं पर बच्चे स्लिप करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब गलत दे देते हैं। तो आइए गौर से सीखने का कोशिश कीजिएगा और आपको 1 मिनट समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। गौर से आप ध्यान से सुन के जवाब दीजिएगा। स्पेशल केस में नंबर 1 में आप जवाब दीजिएगा। स्पेशल केस में नंबर 1 में क्या जवाब देना है? कहता है कि सर इफ स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। अब ये शॉर्ट में लिख दिया मैं, आप समझो क्या लिखा मैंने। ये कहना चाहता है सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आप सेल खरीदते हैं, वह जो बाहर में जो तार जोड़ेंगे, सर्किट में जो वायर जोड़ेंगे, बल्ब जोड़ेंगे, हीटर जोड़ेंगे, जो भी जोड़ेंगे, वो उसका रेजिस्टेंस हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके सामने बहुत बहुत छोटा हो, स्मॉल आर वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। होता भी यही है। सेल जो आप खरीदते हैं ना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पर आर को अप्रॉक्स 0 मान लोगे, बहुत छोटा मान लोगे। तब ऐसे केसेस में आई इक्वल टू हो जाएगा आपका एन इंटू ई बाय आर प्लस ये 0 हो जाएगा, और तब आपका आई बराबर हो जाएगा एन इंटू ई बाय आर। ऐसा हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर हो जाएगा एन गुना एक सेल से प्राप्त धारा करंट, इंग्लिश वर्ड हो गया करंट, ई बटे आर। एक सेल का ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस जो है सर्किट का, वो ई बाय एक सेल के द्वारा करंट का मान बताएगा। और एन, यदि एन का मान एक सेल लेंगे तो एन का मान 1, आई का मान कुछ होगा। अब एन का मान 2 ले लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा करंट का मान। एन का मान 3 लेंगे तो करंट का मान ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सेलों की संख्या सीरीज में बढ़ाते जाएंगे तो करंट का मान बढ़ता है। इसका मतलब यह लाभदायक होता है। तो यहाँ पर इस लाइन से पता चल रहा है कि ये हमारे लिए लाभदायक है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था 2 नंबर का। क्या पूछ दिया था? क्या सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हानिकारक हो सकता है? हाँ या ना समझाएं। क्या सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हानिकारक हो सकता है? हाँ या ना समझाएं। हाँ बोलते हैं तो भी समझाइए, ना बोलते हैं तो भी समझाइए। तो आप लोग एकदम पूरा मूड में है क्या? गौरव कुमार, क्या रे ज्यादा भाई, संस्कार बदलना यार, कहा ऐसे कर रहा है रे? सूरज, ये 4-5 बच्चों को परमानेंट निकाल दो। परमानेंट निकाल दीजिए। तो 5-6 लोगों को देख रहे हैं हम, इतना प्यार से समझाए थे फिर भी। कुत्ता का पुछड़िया जो है ना, तो पकड़ के रखो, जब तक पकड़ के रहोगे सीधा रहेगा, और छोड़ दोगे फिर घुमड़िया जाएगा। यही आज के मॉडर्न युग के बच्चा का दोष हो रहा है। गौरव कुमार यादव जी, क्यों अपने संस्कार को खराब करते हैं? मैंने गाली बक के बाद में सॉरी कर दीजिए, क्या इसका मतलब हुआ?
ही नहीं आप लोगों को, कोई चर्चा नहीं करता। जो बकता है उसको बकने दीजिए, तब होशियार लोग का यही काम है। यादव जी को बर्दाश्त नहीं होता है, यही सबसे बुरा स्थिति है। चलिए आगे बढ़िए। तो मेरा क्वेश्चन था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हानिकारक हो सकता है? तो आपका जवाब होगा यस, आपका जवाब होगा यस। कब का? यदि सर किसी कारणवश सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वही बड़ा हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो अभी जो आप चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर देखे थे कि सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तब ये तुम्हारा लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। लेकिन हम दूसरा केस में जा रहे हैं यहाँ पर, और इसमें दिखाना चाहेंगे इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ही बड़ा हो, तो ऐसे केसेस में आप कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करोगे, जीरो करोगे, तब आपका इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर जो होगा एन इंटू ई बाय आर जीरो प्लस एन इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा, एन कट जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा सर, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, करंट का मान। अब इंग्लिश में हल्ला नहीं कीजिएगा, छोटा सा समझ जाइएगा। ई बाय आर हो गया एक सेल द्वारा प्राप्त धारा। अब इसके आगे एन बचा ही नहीं माय डियर बच्चों। जब एन बचवे नहीं किया तो सेल 2 ठो लेंगे, 10 ठो लेंगे, 20 ठो लेंगे, 50 ठो लेंगे। सेलों की संख्या बढ़ाएंगे, करंट का मान नहीं बढ़ेगा। और सेल बढ़ाने का मेरा उद्देश्य होगा करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन सेल बढ़ाते जाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगा, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा हानिकारक। क्या बोलेंगे? हानिकारक हो जाता है। माय डियर बच्चों, आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है 2 नंबर का? सीरीज कॉम्बिनेशन कब हानिकारक और कब लाभदायक होता है, उसको समझाएं। तो दोनों केस आपके सामने है, इसको भाषा में बनाकर समझा दीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा। तो ये था आइडेंटिकल सेल, सभी सेल एक जैसा है, सभी का ईएमएफ समान है, इंटरनल रेजिस्टेंस समान है, तब उस सेल के द्वारा सर्किट में करंट कितना होगा, उसके लिए आपने फार्मूला देखा, यही फार्मूला आपको मिला है। अब कहता है यदि डिफरेंट सेल होगा और उसको सीरीज में जोड़ेंगे, तब करंट का मान कितना होगा। मिलते हैं हम लोग इसी टाइम में अगले दिन 29 तारीख को नए एनर्जी के साथ, और इसको कंप्लीट करना है। सीरीज को भी पढ़ लेना था डिफरेंट वाला, और पैरेलल को भी पढ़ लेना है, तब यहाँ से कहानी एकदम खत्म। तो मैं बोला था बेसिक, लेकिन नहीं, आपको लग रहा होगा ये तो बेसिक नहीं, सर तो धीरे धीरे चले गए चैप्टर में, ये तो इनडायरेक्ट वे में सब चैप्टर में घुस गए। तो चलिए आइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्लास में।